Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we will be covering the 54th chapter of Indian polity, which falls under the category of non-constitutional bodies. So this is the series for UPSC or the state service. If you are preparing for a state public service commission, this series will be definitely helpful to you. तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चैप्टर 1 से देखें एंड यू हैव टू कवर ऑल द चैप्टर्स, ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है एंड सीक्वेंस में पढ़ो। लाइकवाइज मेरी इंडियन इकोनॉमी की भी एक सीरीज है, उसको भी ज़रूर देखना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ तो मैंने PDF ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो जैसे करना क्या है, आपको इंडियन इकोनॉमी की सीरीज पहले पूरी देखनी है वीडियोज़ को, एंड बस आपको ध्यान से देखना है, वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड उसको अच्छे से सुनना है, बिकॉज वही सारा मटेरियल जो मैंने वहाँ पे बताया है उसी को मैं PDF में नोट की तरह दे चुका हूँ। वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार अगर आपने जैसे 5 या 6 दिन में इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया तो नोट्स के जरिए, PDF के जरिए आप उसको मुश्किल से 4 या 5 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। तो इतना आसान हो चुका है। ऐसे इंडियन पॉलिटी की भी सीरीज़ का मैं नोट आपको लास्ट में दे दूंगा जब मेरा पूरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मैं टारगेट रख रहा हूँ जल्दी कंप्लीट करने का। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, कुछ काम आ गए थे इम्पॉर्टेंट वन, तो बीच में सीरीज छूट गई थी, अदरवाइज हमारा बहुत अच्छा स्पीड चल रहा था। एनीवे 53 चैप्टर तक तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है एंड 54 आज कवर करेंगे, ठीक है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सबसे पहले तो देख लो क्या क्या है, आता क्या क्या है इस पार्ट में, इंडियन पॉलिटी वाले में। 54वां जो चैप्टर है, 54th चैप्टर, वो नीति आयोग से है, जो आज हम लोग कवर करेंगे। देन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आती हैं जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब क्या समझते हो वो भी बताना मैं जरूरी समझ रहा हूँ यहाँ पे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब ये है कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन नहीं है, हमने इसको बनाया है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन नहीं है कहीं भी स्पेसिफिकली किसी आर्टिकल में। ये सारे आपको वर्ड्स जो दिख रहे हैं, नीति आयोग, नीति नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये नहीं मिलेगा। मतलब इसको हमने बनाया है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी मेंशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। अब बाकी जैसे पोस्ट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बॉडीज कई सारी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये नहीं है, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। जस्ट लाइक जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट्स ने भी अपने ह्यूमन राइट कमीशन बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। स्टेट की भी इंफॉर्मेशन कमीशन है। देन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, करप्शन वगैरह को चेक करने के लिए। देन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको CBI कहते हैं, CBI जांच करती है और बहुत इम्पॉर्टेंट जो केसेस होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो केसेस होते हैं वो CBI को दिया जाता है। लोकपाल एंड लोकायुक्त, ठीक। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये सारे कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनको हम इस पार्ट में, पार्ट 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब स्पेसिफिकली इस क्लास में मैं नीति आयोग के बारे में बात करूंगा, आपको बताऊंगा सारी बातें। बड़े ही ध्यान से सुननी है आपको, बहुत ही काम माइंड के साथ, कंपोज्ड माइंड के साथ सुनना, बिकॉज सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सुनोगे तो अच्छे से समझ आएगा। जब आप पढ़ते हो तो आपका ध्यान बस सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए, कंसंट्रेशन पूरा स्क्रीन पे होना चाहिए, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, ताकि आप एक ही बार में सारे कंटेंट को अच्छे से कंज्यूम कर सको, डाइजेस्ट कर सको, ठीक है। 10 जगह ध्यान रख के पढ़ने से क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है और चीज़ों को आप समझ नहीं पाते हो। काम माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जल्दी क्रैक करना चाहते हो किसी भी एग्जामिनेशन को। एनीवे चलिए नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। नीति आयोग, नीति आयोग अगर इसको ब्रॉडेन करोगे
तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बनता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, TI लिख दिया। ये इसको ब्रॉडेन करोगे तो बनता है। ये एक ऐसा आयोग बनाया गया है जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन जो पहले 2014 तक काम किया, इनफैक्ट पूरे 2014 तक काम किया, जिसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा जनवरी 1 2015 में, ठीक है। तो नीति आयोग ने इंपॉर्टेंट क्या है, रिप्लेस किसको किया, तो प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को 1950 में बनाया गया था, इसको एबोलिश कर दिया गया है, अभी खत्म कर दिया गया है। इसको माना जाता था कि ये 6 डिकेड तक काम किया इसने, उस समय कुछ अलग हालात थे तो उस समय ये इफेक्टिव रहा, लेकिन अब बहुत ही चेंज आ चुका है, पूरी इकोनॉमी में चेंज आ चुकी है, पूरा पॉलिटिकल चेंज आ चुका है, डेमोग्राफिक चेंज आ चुका है, तो प्लानिंग कमीशन उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहा था एंड इसका इफेक्ट जो है दिख नहीं रहा था। तो प्लानिंग कमीशन आउटडेटेड हो चुका था, उसको एक नई बॉडी जिसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग, इसने रिप्लेस कर दिया। प्लानिंग कमीशन भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। खैर आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारी बातें भी क्लियर होती जाएंगी। तो इस्टेब्लिशमेंट नीति आयोग का हुआ जनवरी 1 2015 को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो जनवरी 1 2015, ठीक है, आज से लगभग 5 साल पहले। एंड दिस आयोग इज ऑल्सो क्रिएटेड बाई एन एक्सिक्यूटिव रेजोल्यूशन। एक्सिक्यूटिव रेजोल्यूशन क्या होता है, जब सरकार बिना किसी अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर उसमें ऐड करके कोई आर्टिकल, जब भी कोई बॉडी बनाती है, एक्सिक्यूटिव रेजोल्यूशन मतलब एग्जीक्यूटिव जो हमारी है, एग्जीक्यूटिव कौन लोग है, एग्जीक्यूटिव कैबिनेट है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट भी आते हैं, PM भी आते हैं। एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव रखा जाता है और उसके द्वारा किसी बॉडी का गठन किया जाए तो वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती है। तो एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन लाके, जैसे कि प्लानिंग कमीशन को भी एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से ही बनाया गया था, वैसे ही एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन लाके सरकार ने नीति आयोग को बनाया, ठीक है। तो इस हिसाब से ना तो नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। नीति आयोग इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अब देखिए आप, एक नया टर्म आ गया, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो एक पार्लियामेंट के एक्ट को लाकर बनाई जाए, स्टैट्यूटरी बॉडी कही जाती है। कोई भी बॉडी अगर पार्लियामेंट में कोई बिल लाकर उसको पूरा प्रोसीजर फॉलो करके पास करके बनाई जाए तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी तो है नहीं नीति आयोग, बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन लाके पास करके इसको बनाया गया, ठीक है। सो इट इज नीदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग को एक प्रीमियम पॉलिसी थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक टैंक, प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डिजाइन करता है, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, कोई बात नहीं, आप करेक्ट कर लेना। ये डिजाइन करता है स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, नॉट ओनली फॉर सेंटर बट ऑल्सो फॉर द स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स मतलब एक्चुअली ये क्या होता है कि यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच होता है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा डिटेल में, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बताना जरूरी है। होता क्या था, जब प्लानिंग कमीशन थी तो वो स्टेट्स की भी पॉलिसीज बना देती थी, ठीक है। जिसको कहते हैं वन वे फ्लो हुआ करता था। जो प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड कर दिया उसी हिसाब से सब कुछ चलता रहता। वहाँ पे कोऑपरेशन नहीं देखा जाता था स्टेट्स का प्लानिंग कमीशन में कोऑपरेशन नहीं था, बिकॉज वो उस तरीके की बॉडी ही थी, इंडिपेंडेंट टाइप काम करती थी, स्टेट्स के लिए भी सब कुछ बना के दे देती थी। एक प्रोग्राम बनाया, वो कंसिडरेशन नहीं लेती थी, स्टेट्स का कोऑपरेशन नहीं होता था, तो उसको कहते थे टॉप डाउन अप्रोच बोलते थे। मतलब सेंटर ने जो बना दिया वो स्टेट्स को भी फॉलो करना है, उसी के हिसाब से उनका भी डेवलपमेंट होगा, ऐसा पहले चलता था।
लेकिन जब से ये नीति आयोग आया तो इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होने लगी, मतलब कि स्टेट्स का भी सपोर्ट लो यार, बिना हेल्दी स्टेट के हेल्दी नेशन नहीं हो सकता है, और उसके लिए ये जरूरी है कि कोऑपरेशन मिले स्टेट्स का। तो स्टेट्स के कोऑपरेशन को पाने के लिए नीति आयोग का स्पेसिफिकली गठन किया गया। इसके लिए काफ़ी प्रोविजंस है, मतलब स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव इसके मेंबर्स भी हैं, मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स मेंबर होते हैं नीति आयोग में, ठीक है। तो वो सारी बातें करेंगे। तो ये डिज़ाइन करता है स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, नॉट ओनली फॉर सेंटर बट स्टेट्स के कंसल्टेशन के साथ स्टेट्स की भी प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं यहाँ पे बनाई जाती है। ये ऑल्सो प्रोवाइड करता है रिलेवेंट टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर एंड स्टेट्स को टेक्निकल एडवाइस, मतलब कि अब देखिए टेक्निकल एडवाइस से तात्पर्य ये है कि देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्निकल नेचर की होती हैं, जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतना पैसा यहाँ पे लगाया जाएगा तो क्या यहाँ पे उस तरीके का आउटपुट मिलेगा, क्या टेक्निकल यूज करके कैसे डेवलपमेंटल गोल्स को इन्हांस किया जा सकता है, उसको अचीव किया जा सकता है। तो वो सारा एडवाइस जिसको टेक्निकल नेचर का एडवाइस कहते हैं, वो रिलेवेंट जो टेक्निकल एडवाइसेस हैं वो सेंटर और स्टेट्स दोनों को देती है नीति आयोग। तो इसने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को, और जो जिसका मोडस ऑपरेंडी था, जिसका काम करने का जो प्रणाली था, वे ऑफ डूइंग वर्क जो प्लानिंग कमीशन का था, वो था सेंटर टू स्टेट वन वे फ्लो ऑफ पॉलिसी। इसको इसने रिप्लेस कर दिया, इसको इसने नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। ठीक, यहाँ तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जो इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस किया नीति आयोग ने, जैसे कि प्लानिंग कमीशन जब थी तो वो कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच फॉलो करती थी, मतलब कि सारा कमांड सारा कंट्रोल पॉलिसी से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग कमीशन के हाथ में हुआ करता था। स्टेट्स के पास पावर ही नहीं थे। स्टेट्स मतलब जो प्लानिंग कमीशन ने कर दिया, डिसाइड कर दिया, उसको स्टेट्स को फॉलो करना है। बट इसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा प्लानिंग कमीशन को, और यहाँ पे कोलैबोरेटिव वे या फिर कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाया गया। कोलैबोरेशन का मतलब होता है साथ मिलके काम करना, ठीक है। तो नीति आयोग का जो मोडस ऑपरेंडी है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अचीव किया जाता है थ्रू द कोलैबोरेशन, मतलब कि साथ में मिलके काम करने से। यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स जो हैं मिल के काम करती हैं टू अचीव द डिजायरेबल डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये एक बॉटम अप अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच जो मैंने आपको बताया था, जो कि प्लानिंग कमीशन में हुआ करता था कि सेंटर ने जो डिसाइड किया वो स्टेट्स में तक भी फॉलो करना है, उसको इसने रिप्लेस कर दिया विद द बॉटम अप अप्रोच। अब बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है, मतलब सेंटर स्टेट है, सेंटर तो टॉप पे रहती है, स्टेट्स क्या हैं बॉटम पे होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट्स से कंसल्ट करके उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछी जाती है, उसके हिसाब से पॉलिसीज तैयार की जाती है। तो बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच में सेंटर ने जो डिसाइड कर दिया स्टेट्स को फॉलो करना है। बॉटम अप अप्रोच में स्टेट्स से उनकी डिजायर पूछी जाती है, उनकी डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स, उनके ओवरऑल इकोनॉमिक को अंडरस्टैंड करना, पॉलिटिकल डेमोग्राफिकली समझना उनके कंडीशंस को, उसके बाद पॉलिसी बनाना, दैट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है अब रेशनल क्या दिया। जब सरकार ने इसको बनाया नीति आयोग को, तो यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ रेशनल दिया। वो क्या है, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए बहुत जरूरी हो गया है प्लानिंग कमीशन को हटाना, बिकॉज एक पैराडिज्म शिफ्ट हुआ है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है 6 डिकेड्स में, 6 डिकेड्स मतलब 60 साल में लगभग एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, टेक्नोलॉजिकली एज वेल एज डेमोग्राफिकली। हर लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, और डेमोग्राफी की बात करें तो डेमोग्राफिकली बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो कि अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। इसलिए जरूरी हो गया था कि नीति आयोग को लाया जाए। तो ये रीजन दिया यूनियन गवर्नमेंट ने, एंड बोला कि नीति आयोग जो होगा वो कहीं ना कहीं जो काम करने का तरीका होगा वो जो लिमिटेड स्फेयर पे काम करती थी, जो प्लानिंग कमीशन, जहाँ पे
पब्लिक सेक्टर पे फोकस किया जाता था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती थी मैटर्स को, उसके बियॉन्ड काम करेगी। इट विल वर्क बियॉन्ड द लिमिटेड स्फीयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये है, इसका मतलब बड़े ही ध्यान से सुनना, मतलब जब प्लानिंग कमीशन थी तो पब्लिक सेक्टर राइज हुए थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का राइज हुआ था, बहुत सारा पैसा यहाँ पे पिलाया गया था, बहुत सारा पैसा यहाँ पे डाला गया था। बाद में शुरू में तो इन्होंने थोड़ा सा डिजायरेबल रिजल्ट्स दिए थे, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे पीएसयूज। नेहरू ने शुरू में बोला था कि जो पीएसयूज होते हैं वो मॉडर्न डे के मॉडर्न टाइम के टेम्पल्स हैं, बट वो जो उनका आउटपुट था धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया, बिकॉज यहाँ पे लोप साइडेड एम्प्लॉयमेंट्स आ गई और ये कंटिन्यूअस रेड में आ गए। रेड मतलब कि लॉसेस देने लगे, तो पीएसयूज का जो वैल्यू था वो कम होने लगा। बहुत सारे पीएसयूज नेगेटिव में जाने लगे, लॉस देने लगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट था मॉडर्न डे टेम्पल्स का वो खत्म हो गया। ठीक है, अब देखा जाने लगा कि भाई प्राइवेट सेक्टर क्या रोल प्ले कर सकता है कि नहीं, तो डेफिनेटली कर सकता था, और प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इकोनॉमी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो जो पहले प्लानिंग कमीशन काम करती थी लिमिटेड स्फीयर पे, जो कि डिपेंडेंट था पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, उसको खत्म करके इसका जो नीति आयोग का जो काम करने का तरीका होगा उस लिमिटेड स्फीयर से हट के होगा, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर पे भी ध्यान देगी। नीति will built on the foundation of cooperative federalism. This has I have already explained कि यहाँ पे स्टेट्स का सपोर्ट लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नॉलेज हब की तरह काम करेगा नीति आयोग, क्योंकि इसमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो नॉलेजेबल डेटा है, नॉलेजेबल रिसोर्सेस है, उसको यूज किए जाएंगे। इंटरनल मतलब हमारी कंट्री के, एक्सटर्नल मतलब वर्ल्ड में भी जो फेमस जो अप्रोचेज है डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसको भी एज ए रिसोर्स की तरह, नॉलेज रिसोर्स की तरह यूज किया जाएगा नीति आयोग में। एंड जहाँ तक बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, जो पॉलिसीज होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए, अच्छे से उसका फल लेने के लिए, इन पॉलिसीज का कुछ डिजायरेबल गोल होगा, इनको अचीव करने के लिए इन प्रोग्रेसेस को, इन पॉलिसीज को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। So नीति आयोग will also monitor the progress of policies and programs, and अगर उसमें कोई गैप दिखा तो उसको, उस गैप को प्लग भी करने का काम नीति आयोग करेगी। एंड बेसिकली इट इज अ ज्वाइंट परस्यूट ऑफ द डेवलपमेंटल गोल्स, मतलब सेंटर और स्टेट्स का जो है सपोर्ट, कोऑपरेशन मिला के कोलैबोरेटिव वे में एक ज्वाइंट परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का टारगेट नीति आयोग ने लिया है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम कॉम्पोजिशन कैसा है, कॉम्पोजिशन मतलब कि कैसे कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर, जो मतलब कॉम्पोजिशन, नीति आयोग जो बॉडी है उसमें कौन कौन से लोग हैं, ठीक है, कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट लोग जो कॉम्पोजिशन नीति आयोग का दर्शाते हैं। तो चेयरपर्सन इसके हैं प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसके मेंबर्स चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, यहाँ पे ध्यान से सुनना, जितने भी स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर इस गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। साथ में जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके खुद के लेजिस्लेचर हैं, आज की डेट में 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके खुद के लेजिस्लेचर है, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि पौंडीचेरी और जैसे कि जम्मू। ठीक है, जम्मू, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के भी लेजिस्लेचर है खुद का। ठीक है, लद्दाख का लेजिस्लेचर नहीं है, लद्दाख का कोई लेजिस्लेचर नहीं है। इसको जेएनके को रीऑर्गेनाइज किया गया था रिसेंटली, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो करंट पढ़ना थोड़ा ध्यान से। रीऑर्गेनाइजेशन बिल ला के जेएनके को स्टेटहुड से उसका छीन दिया गया और इसको यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। जम्मू, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू, जेएनके, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड कर दिया गया। तो अब आज की डेट में दिल्ली, पौंडीचेरी एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का खुद का लेजिस्लेचर है। तो ऐसे लेजिस्लेचर जहाँ पे
उन लेजिस्लेचर है उनके भी सीएम को गवर्निंग काउंसिल का मेंबर माना जाता है, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को भी इसका मेंबर रखा गया है गवर्निंग काउंसिल का। नेक्स्ट है कुछ रीजनल काउंसिल्स बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? ताकि जो स्पेसिफिक नेचर के इश्यूज है या फिर कंटीजेंसीज हैं जो कि रीजनल नेचर की है। रीजनल नेचर से मेरा मतलब ये है कि या तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे कुछ स्टेट्स के पार्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि मोर देन वन स्टेट और रीजन हो सकता है स्पेसिफिकली, मतलब एक ऐसा रीजन जैसे विदर्भा रीजन, ठीक है, जैसे कि मराठवाड़ा रीजन, जैसे कि ऐसे करके जो एक रीजनल इशूज हैं जहाँ पे कंटीजेंसीज है उसके लिए रीजनल काउंसिल बनाए गए हैं, और ये कन्वेन किए जाते हैं रीजनल काउंसिल्स पीएम के द्वारा, और इसको चेयर करते हैं या तो खुद पीएम या फिर किसी अपने नॉमिनी को बोल देते कि आप चेयर करो। और इसके मेंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली जो भी कंसर्न्ड स्टेट्स उस पर्टिकुलर रीजन के हैं उनके सीएम इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो रीजनल इश्यूज के लिए रीजनल काउंसिल्स बनाए गए, बहुत ज़्यादा इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। देन स्पेशल इन्विटीज भी आती हैं इसमें, जैसे कि एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर्स विथ रिलेवेंट डोमेन नॉलेज, और इनको नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट, इससे मतलब ये है कि जो लोग स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर डोमेन नॉलेज रखते हैं, कोई साइंस से नॉलेज रख रहा है, कोई पॉलिटिकली नॉलेज एक्सपर्ट है, कोई किसी और मुद्दे पे, जैसे कि एक एरिया डेमोग्राफी में कोई एक्सपर्ट है, तो ऐसे एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है, अब ये तो बात कर ली थी हमने कॉम्पोजिशन की। इसमें फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क भी है। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क मतलब कि जो बॉडी कभी टूटती नहीं, हमेशा काम करती है। वो कैसे है? इन एडिशन टू द प्राइम मिनिस्टर एज चेयर पर्सन, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में वाइस चेयरपर्सन भी आते हैं जिनका अपॉइंटमेंट किया जाता है पीएम के द्वारा, और उनका रैंक होता है कैबिनेट मिनिस्टर का। तो एक ऐसे व्यक्ति जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के हों उनको वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है पीएम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, देन कुछ मेंबर्स और होते हैं जो कि फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क के मेंबर्स होते हैं। फुल टाइम नेचर के मेंबर्स होते हैं ये, और ये रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये सारे रैंक्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं, जैसे कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं पार्ट टाइम मेंबर्स, और ये वैसे व्यक्ति होते हैं, वैसे लोग होते हैं जो कि लीडिंग यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह या फिर कोई रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन से आते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, मैक्सिमम 4 हो सकती है इनकी संख्या, और ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आते हैं। इनका नॉमिनेशन किया जाता है पीएम के द्वारा, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन अभी भी आप पढ़ रहे हो। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, ये आईएएस रैंक के होते हैं जनरली, पीएम के द्वारा ये इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, इनको नॉमिनेट किया जाता है, सॉरी। और ये एक सेक्रेटरिएट भी बनाया जा सकता है अगर जरूरी हो तो। वन सेक्रेटरिएट कैन बी क्रिएटेड एज डीम्ड नेसेसरी। सेक्रेटरिएट क्यों बनाया जाता है? इसमें आला अधिकारी होते हैं, काम को कन्वेन करने के लिए, नीति आयोग के टोटल काम को कन्वेन करने के लिए, हेल्प करने के लिए ये सेक्रेटरिएट भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें विंग्स हैं, स्पेशलाइज्ड विंग्स जिसको कहते हैं। उनकी बात करें तो टीम इंडिया एक विंग है, रिसर्च विंग है एक। रिसर्च विंग मतलब ये विंग का मतलब ये है कि अलग अलग यूनिट टाइप की विंग्स बना दी गई हैं जिसमें स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर मैटर पे काम किया जाता है। रिसर्च विंग ये खाली रिसर्च का काम करती है। इट इज़ लाइक इन हाउस सेक्टोरल एक्सपर्टीज, जो नीति आयोग की इन हाउस सेक्टोरल एक्सपर्टीज के लिए। सेक्टर्स की बात करें तो नीति आयोग को बहुत सारे पॉलिसीज बनाने होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स बनाने होते हैं, जैसे कि इकोनॉमी एक सेक्टर हो गया, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक सेक्टर हो गया, जैसे कि इकोनॉमी को भी फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि सेक्टर्स, एविएशन एक सेक्टर हो सकता है, एग्रीकल्चर एक सेक्टर हो सकता है। ऐसे सेक्टर्स के लिए रिसर्च करने के लिए एक विंग बनाया गया है जो कि इन हाउस सेक्टोरल एक्सपर्टीज देता है। इसमें टॉप नॉच के डोमेन एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं और स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो स्पेशलाइज्ड विंग आता है उसका नाम है कंसल्टेंसी विंग। ये क्या करता है, एक मार्केट प्लेस की तरह काम करता है। कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिसीज बनी उसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगी उसको डिसाइड करने के लिए कंसल्टेंसी विंग बनाई गई है। मार्केट प्लेस टाइप की काम करती है। ये क्या करता है कि मान लीजिए कोई पॉलिसी बनी किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, अब उसके लिए कुछ पैसा चाहिए होगा, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? स्टेट से भी ये कंसल्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, हर जगह ये बात करके फंडिंग का रिक्वायरमेंट को पूरा करता है कंसल्टेंसी विंग। ठीक है। नेक्स्ट, टीम इंडिया। टीम इंडिया विंग जो है ये बेसिकली एक ऐसा विंग है जो कि परमानेंट प्लेटफॉर्म देता है नेशनल कोलैबोरेशन के लिए। ये पॉइंट देखिए, परमानेंट प्लेटफॉर्म, इट प्रोवाइड्स परमानेंट प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल कोलैबोरेशन। नेशनल कोलैबोरेशन से मतलब मेरा ये है कि सेंटर और स्टेट्स जब मिल जाए तो नेशनल कोलैबोरेशन होगा। इस विंग को कहते हैं टीम इंडिया विंग। ये इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सारे स्टेट्स के और उनकी मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इनका काम क्या होता है कि स्टेट का जो वॉइस है, ये जो स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो उनका काम ही यही होता है कि नीति आयोग में हर स्टेट का वॉइस, हर स्टेट का मैटर, मुद्दे पहुंचे नीति आयोग तक। तो ये टीम इंडिया की तरह काम करता है। एक टीम इंडिया विंग बनाया गया है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सारे स्टेट के, उनके मिनिस्ट्री के। तो नीति आयोग मेक्स रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, बट जो रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करना है, उनको इम्प्लीमेंट कराना है कि नहीं, उसका जो डिसीजन है वो सेंटर और स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती नीति आयोग। कंपल्सरी नहीं है कि नीति आयोग जो भी बोल दे वो स्टेट्स मान ले या फिर सेंटर मान ले। इसको बस इसलिए रखा गया है कि मतलब एक अच्छी रिसर्च करे, टीम इंडिया विंग बने, कोलैबोरेशन हो, सब कुछ हो और रिकमेंडेशंस इससे आए। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस रिकमेंडेशंस को सेंटर और स्टेट्स फॉलो ही करेंगे। तो नीति आयोग का ये भी एक वीक पॉइंट भी कह सकते हैं, इसका लिमिटेशन भी इसको कहा जा सकता है कि नीति आयोग इतना सब कुछ करने के बाद भी जो रिकमेंडेशन देती है उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, वो स्टेट्स या फिर सेंटर के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो इस कंपल्सरी नहीं है कि नीति आयोग के रिकमेंडेशन को सेंटर या स्टेट्स मान ही ले। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी तो इंटरेस्ट धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो इस नीति आयोग को धीरे एक और या फिर 2 और वीडियो बना के इसको मैं कवर कर दूंगा। आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करो। दैट्स ऑल। चैनल पर नए हो अभी तक और नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक भी एक बनता है, लाइक जरूर कर देना। दैट्स ऑल, बाय।